नमस्कार। सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। तेजस्वी प्रण ये नाम है इंडिया गठबंधन या जिसे बिहार में महागठबंधन कहते हैं उसका 2025 के विधानसभा चुनाव की घोषणा पत्र का। सब कुछ तेजस्वी के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई देने लगा है। पहले उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बताया गया, यानी अगर महागठबंधन को जीत मिलती है तो तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे, ये तय कर दिया गया। और अब जो घोषणा पत्र है उसको भी तेजस्वी प्रण का नाम देकर के ये तय कर दिया गया है कि पूरा चुनाव तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा। अब इसके कितने फायदे हैं और कितने नुकसान हैं, इसका विश्लेषण बहुत जरूरी है। तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे हैं और इस रूप में उनकी एक लोकप्रियता भी है। बिहार में एक वर्ग में वो काफी लोकप्रिय हैं और दूसरी तरफ लालू यादव के चलते उनके विरोधियों की संख्या भी कम नहीं है। हालांकि तेजस्वी यादव के खिलाफ कुछ ऐसे आरोप नहीं है जिस पर यह कहा जा सके कि उनका किया हुआ कोई अपराध है। मैं कहूंगा कि उनकी छवि बेदाग है। हालांकि कई तरह के घोटालों में उनका नाम जोड़ा गया है, लेकिन ये सब जो मामले हैं वो तब के हैं जब लालू यादव मुख्यमंत्री या केंद्र में रेल मंत्री थे। तेजस्वी की उम्र भी तब बहुत कम थी, नाबालिग थे, और जाहिर सी बात है कि उन पर जो आरोप लगे हैं वो कहीं टिकने वाले नहीं हैं। भले ही कोर्ट में या लोअर कोर्ट में उनको परेशानियों का सामना करना पड़े। तो इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये एक तरह से एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है। चूंकि पिछले कुछ महीनों से राहुल गांधी ने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिहार की काफी दौरा किया था। उनके साथ कई लोग आए थे और इसलिए माहौल ये बन रहा था कि महागठबंधन अगर राहुल को भी इस मैदान में आगे की तरफ रखे तो शायद ज्यादा फायदा मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति खराब होने के बावजूद उसकी अपनी एक जगह बिहार में है, पूरे देश में है और बिहार में भी है। लंबे समय से वो सत्ता में नहीं है, 2014 के बाद कांग्रेस सत्ता में नहीं है। उसके बावजूद उसकी एक विश्वसनीयता जो है वो बिहार में बनी हुई है। तो हम जो ये घोषणाएं की गई हैं, एक तरफ तो उन पर नजर डालेंगे कितना नया है और कितना पुराना है, और फिर एक विश्लेषण करेंगे कि क्या इससे बिहार में जो आज की स्थिति है वो बदल जाएगी। देखिए, बिहार की जो अभी की स्थिति है उसमें दो तीन चीजें बहुत प्रमुख हैं। पहली चीज तो ये है कि बिहार के लोग नौकरी करना चाहते हैं, सरकार में या प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन वहां नौकरियां नहीं हैं। अब पहले ही तेजस्वी ने घोषणा कर दी थी कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बिहार में हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये बहुत बड़ा वादा है। वो कह तो रहे हैं, लेकिन इसके पूरा करने में कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि बिहार में परिवारों की संख्या भी जो है बहुत बड़ी संख्या है। करीब 13 करोड़ की आबादी है और 2 करोड़ से ज़्यादा परिवार हैं। तो कैसे इतने लोगों को नौकरी दी जाएगी। अभी जो है सरकारी नौकरियों में सिर्फ 20 लाख लोग हैं। लेकिन जो तेजस्वी प्रण है उसमें इस बात को दोहराया गया है कि 20 दिनों के अंदर कानून लाया जाएगा और 20 महीने के भीतर जो है नौकरी देने की शुरुआत भी कर दी जाएगी। तो एक तो ये वादा है। उसके बाद पहले भी उन्होंने कहा था और अब उसको इस प्रण में शामिल कर लिया है कि जो कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, जिनको सीएम दीदी कहते हैं, उनको अस्थायी कर दिया जाएगा, उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा और उन्हें कम से कम 30,000 रुपये महीने वेतन देने की व्यवस्था की जाएगी। और इसमें उन्होंने
जो कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं और जीविका दीदी हैं उनको अलग भी किया है। जीविका दीदियों के बारे में उन्होंने ये कहा है कि उन्हें जो है जीविका दीदियों को 2,000 रुपए महीने का भत्ता दिया जाएगा। जीविका दीदियों की संख्या भी कोई 2 लाख से ज्यादा है। अब इसी तरह से जो टेम्पररी काम कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट पर जो लोग सरकार में काम कर रहे हैं उनको स्थायी करने की बात की गई है। लेकिन जो 5वां पॉइंट है वहां से शुरू होता है कि उद्योग और रोजगार का सृजन। आईटी पार्क बनाएंगे, सोशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे, डेयरी बेस्ड इंडस्ट्री के लिए आधार तैयार करेंगे, उसके बाद स्वास्थ्य सेवा, कृषि उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, नवीनीकरण ऊर्जा, लॉजिस्टिक, विनिर्माण और पर्यटन के क्षेत्र में कौशल आधारित रोजगार का सृजन किया जाएगा। ये सब बातें महत्वपूर्ण हैं और जाहिर सी बात है कि ये बिहार में हो नहीं रही। इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि पुरानी जो पेंशन योजना है उसको लागू कर देंगे, यानी अब जो नई पेंशन स्कीम आई थी उसको फिर से पुरानी योजना में बदल दिया जाएगा। भाई बहन मान योजना जिसमें पैसे देने की बात 30,000 रुपये साल देने की बात की गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ा करके 1500 किया जाएगा। बहुत लंबे समय से ये 400 था, उसको नीतीश कुमार ने 1100 किया है, अब ये 1500 रुपये कह रहे हैं और उसके बाद हर साल 200 रुपये की वृद्धि की बात भी कर रहे हैं। मुफ्त बिजली नीतीश कुमार ने 125 यूनिट की घोषणा की है और ये कह रहे हैं 200 यूनिट। तो अब ये माइक्रो फाइनेंस, स्वास्थ्य बीमा की भी घोषणा की गई है कि 25 लाख तक मुफ्त इलाज का बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो गड़बड़ियों की शिकायत आती है उनमें सुधार किया जाएगा। 8वीं से 12वीं तक के सभी गरीब छात्रों को निःशुल्क टैबलेट प्रदान किया जाएगा। राज्य में 70 किलोमीटर के दायरे में एक विश्वविद्यालय जरूर होगा, इसकी व्यवस्था की जाएगी। फसल बीमा योजना की बात की गई है। कानून व्यवस्था जिसको लेकर के बिहार में बार बार चर्चा की जाती है, लालू प्रसाद यादव का जो 1990 से लेकर 2005 तक का कार्यकाल था उसको जंगल राज विपक्ष बताता है, बीजेपी बताती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते हैं और गृह मंत्री अमित शाह बताते हैं। उस पर एक बहुत साफ बात उन्होंने की है कि आपराधिक प्रवृत्तियों को रोकने का उपाय करेंगे, कठोर कार्रवाई की व्यवस्था होगी, दलित और महिलाओं की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था होगी, वगैरह वगैरह। कुल 25 प्रण उसमें किए गए हैं और सबको एक तरह से संबोधित करने की कोशिश की गई है। अब सवाल उठता है कि बिहार जिस दौर से आज गुजर रहा है, बिहार जिस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, उसका हल इससे निकल पाएगा क्या? और इसको अगर हम कहें कि इसका हल निकल पाएगा तो इसका जवाब हाँ में भी है और नहीं भी में भी है। सवाल यह है कि जो भी सरकार या जो भी पार्टी अगर कोई वादा करती है तो उसको सामने रखना चाहिए कि उस पर कितना बजट का खर्च होगा और वो खर्च, उसका पैसा आएगा कहाँ से। जो इस प्रण में या घोषणा पत्र में दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को नगद बांटने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि फसल बीमा दे दें, किसान खुश हो जाएंगे, लेकिन बिहार में साल दर साल जो खाद है और बीज की समस्या है उसका हल कैसे होगा कि किसानों को कम दाम में जितना खाद चाहिए उतना मिल जाए, बीज मिल जाए, ताकि वो बेहतर खेती कर सके और अपने उत्पादन को बढ़ा सके। बिहार में जो उत्पादन है वो आप अगर हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुकाबले देखें, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों के मुकाबले देखें तो बहुत ही कम है और राज्य सरकारों ने इस पर कभी ध्यान दिया भी नहीं है। उसको कैसे खत्म करेंगे? बिहार में जो अस्पताल है, हर जिले में एक अस्पताल है और बहुत सारे अस्पतालों के अलावा जो मेडिकल कॉलेज है उनकी संख्या भी काफी है, लेकिन इनमें डॉक्टरों की कमी है, दवाओं की कमी है, इलाज की व्यवस्था ठीक नहीं है, यहाँ तक कि सफाई की व्यवस्था नहीं है। तो सवाल यह है कि
स्वास्थ्य बीमा कराया जाए, लेकिन उसके पहले जरूरी है कि आपका जो सरकारी अस्पताल है उनकी व्यवस्था कैसे सुधरे, कैसे जो है वो वहां इलाज बेहतर हो सके। देश भर में जो सरकारी डॉक्टर हैं उनका प्राइवेट प्रैक्टिस बंद हो गया है, लेकिन बिहार में अभी भी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। रोक है भी और नहीं भी है, तो इस पर कैसे नियंत्रण है। बिहार में कई तरह के अपराध नीतीश के दौर में कम हुए, उसको स्वीकार करना होगा। जैसे जो जातीय हिंसा होती थी जिसमें 20, 25, 50 लोग मार दिए जाते थे, ये 1990 से 2000 के बीच में बहुत ज्यादा था। उस पर तो एक तरह का नियंत्रण दिखाई देता है, यानी उस तरह की हिंसा की घटनाएं अब नहीं होती। लेकिन राह चलते हत्या की घटनाओं में कोई कमी नहीं आई है। सवाल यह है कि उस पर नियंत्रण कैसे लगेगा। जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उस पर नियंत्रण कैसे लगेगा। आप जो एनडीए है यानी बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है और महागठबंधन, दोनों को उठाकर देख लीजिए तो दोनों तरफ से बाहुबली यानी जो अपराधी हैं या तो वो खुद या उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। किसी की पत्नी लड़ रही है, किसी का भाई लड़ रहा है, किसी परिवार से दो लोग लड़ रहे हैं, कुछ जेल में हैं इसलिए परिवार के लोग लड़ रहे हैं, कुछ की स्थिति ये है कि वो खुद नहीं लड़ सकते तो उनकी पत्नी या परिवार का कोई और सदस्य लड़ रहा है, और दोनों तरफ से खूब टिकट बांटे गए। तो जब ये टिकट बांट दिए गए हैं तो चाहे घोषणा पत्र में एनडीए या जेडीयू या महागठबंधन कोई भी कुछ भी दावा करे, जब तक ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है तब तक आप जो है उसको रोक नहीं सकते। बिहार में पिछले कुछ वर्षों में दो तीन आधार पर क्राइम बहुत बढ़े हैं, जिसमें एक है गंगा, गंडक, सोन जैसी नदियों से बालू निकालना और उसको अवैध रूप से बेचना, अवैध रूप से निकालना और बेचना। कई तरह का रोक के बावजूद बालू निकाले जाते हैं और ट्रक के ट्रक बेचे जाते हैं, और उसके इर्द गिर्द माफिया सक्रिय है। बाहुबली लोग जो हैं उनके समर्थन से वो सारा धंधा चलता है। ये धंधा रुकेगा कैसे? ये नहीं रुकेगा तो बाहुबली और संगठित अपराध नहीं रुकेंगे। संगठित अपराध का एक दूसरा आधार बन गया है शराब, अवैध शराब की बिक्री, क्योंकि वहां शराब बंदी है। तो ये रुकेगा कैसे? अगर अवैध शराब की बिक्री होती रहेगी तो जाहिर सी बात है कि उनको दूसरे देशों से अवैध रूप से तस्करी करके, दूसरे राज्यों से, दूसरे प्रदेशों से तस्करी करके लाने वाले और वो गैंग जो है वो बरकरार रहेगा। इसी तरह से बिहार में जो ठेके होते हैं, जब ज्यादातर ठेके हैं नहीं, सड़कों जैसे ठेके हैं, उन पर भी माफिया का एक तरह का संगठित अपराधियों का नियंत्रण होता है। उनको पैसा दिए बिना किसी ठेकेदार के लिए काम करना मुश्किल है। और पिछले कुछ वर्षों में बिहार में 10 पुल गिर गए। ये रुकेगा कैसे अगर अपराधी दोनों तरफ है? ये महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब इस चुनाव में खोजे जाने की जरूरत है। आज की बात इतनी ही, लेकिन चलते चलते एक अनुरोध कि सत्य हिंदी का ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। आप बेहतर ढंग से प्रोग्राम को देख सकेंगे। आपने बेल आइकन को नहीं बजाया है तो बजा दीजिए, ताकि आपको हमारे प्रोग्राम की सूचना तुरंत मिल जाए। और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में आकर के हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और अपनी राय भी जरूर दीजिए। आप हमसे सहमत नहीं हैं तो भी अपनी राय दीजिए, हम उसका स्वागत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.